In the name of Allah, the gracious, the most merciful. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड्स के इम्तिहान में आए हुए हैं और ये बहुत अहम क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को लाजमन तैयार करेंगे। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry is a branch of biology which deals with the study of chemical components and chemical processes in living organisms. Biochemistry biology की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल कंपोनेंट्स का मुताला करते हैं, यानी वो केमिकल कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, हम उनका मुताला करते हैं। एंड केमिकल प्रोसेसेस, और उन केमिकल रिएक्शंस का भी मुतालिया इस ब्रांच में शामिल है जिन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और ये रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर हमा वक्त जारी और सारी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। असल में लिविंग सेल्स के अंदर हमा वक्त बहुत सारे तामीरी और तखरीबी अफ़आल जारी और सारी हैं। इन तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की दो किस्में हैं, एक एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरा कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शंस तामीरी अफ़आल और कैटाबॉलिक रिएक्शंस तखरीबी अफ़आल। एनाबॉलिक रिएक्शन में सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन होती हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनती हैं, और कैटाबॉलिक रिएक्शंस में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूटती हैं और सिंपल सब्सटेंसेस बन जाती हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन, those reactions in which simpler substances are combined to form complex substances are called anabolic reactions. ऐसे रिएक्शंस जिनमें सिंपल सब्सटेंसेस मिलती हैं आपस में और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन जाती हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, या इसे एनाबॉलिज्म का नाम भी दे सकते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन, those reactions in which complex substances are broken down into simple ones are called catabolic reactions. ऐसे रिएक्शंस जिनमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। नंबर 2, एनाबॉलिक रिएक्शंस नीड एनर्जी। एनाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी कंज्यूम होती है, इसकी मिसाल फोटोसिंथेसिस है। नंबर 2, कैटाबॉलिक रिएक्शंस रिलीज एनर्जी। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और सारा मॉलिक्यूल बनते हैं, तो इसमें एनर्जी खारिज होती है, इसकी मिसाल रेस्पिरेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ वाटर। पानी के कोई से 2 प्रोटेक्टिव फंक्शंस को तहरीर करें। वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट। पानी एक मॉइस्चर लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट से मुराद गीलापन पैदा करने वाला, नर्म और मुलायम माहौल फराहम करने वाला। दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज। पानी जो है ये डैमेज के खिलाफ आज़ा को प्रोटेक्ट करता है। वो डैमेज जो फ्रिक्शन के नतीजे में पैदा होता है, रगड़ के नतीजे में जो डैमेज होता है, पानी उस डैमेज से आज़ा को प्रोटेक्ट करता है, उनकी हिफाजत करता है। इसकी 2 मिसालें हैं। नंबर 1, टीयर्स, आंसू। टीयर्स प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ आई। आंसू जो हैं ये आंख की सतह की हिफाजत करते हैं। फ्रॉम द रबिंग ऑफ आईलिड्स, यानी पलकों की रगड़ से आंख की हिफाजत करते हैं। नंबर 2, वाटर फॉर्म्स अ फ्लूइड कुशन। पानी जो है वो एक गदे का काम करता है अराउंड ऑर्गन्स, आज़ा के इर्द गिर्द
नर्म और मुलायम माहौल फराहम करता है, यानी गदे का काम करता है। दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा। पानी जो है चोट से इन आज़ा की हिफाजत करता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई कार्बन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। जिंदगी के ढांचे में कार्बन की बुनियादी पोजीशन क्यों है, बुनियादी अहमियत क्यों है? आंसर, कार्बन इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बुनियादी एलिमेंट है। ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज, इसकी मुनफरद खुसूसियात की वजह से, यानी कार्बन की मुनफरद खुसूसियात की वजह से कार्बन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। कार्बन जिंदगी के ढांचे में एक मरकजी हैसियत रखता है। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन की वैलेंसी 4 है। इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर नॉन एलिमेंट्स। ये बहुत सारे नॉन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है, फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स, और ये दूसरे एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल एनर्जी जमा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोपाइरेनोज की रिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें। ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है ये ग्लूकोपाइरेनोज का है, या हम कह सकते हैं ये ग्लूकोज का रिंग शेप फार्मूला है। यानी जब ग्लूकोज सोल्यूशन की फॉर्म में होता है तो ओपन चेन की बजाय रिंग बन जाता है, और ये 6 कार्नर्ड रिंग है। 1 2 3 4 5 6 6 इसके कोने हैं, इसलिए इसे 6 कार्नर्ड रिंग कहते हैं। और इस 6 कोनों वाली स्ट्रक्चर को हम पाइरेन यूनिट कहते हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर को ग्लूकोपाइरेनोज कहते हैं। यानी ग्लूकोज की रिंग्ड स्ट्रक्चर को ग्लूकोपाइरेनोज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अबाउट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से क्या मुराद है? आंसर, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, द वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइजेस टू फॉर्म H आयन एंड OH आयन। जब वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं तो H प्लस और OH नेगेटिव आयन पैदा होते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन पैदा होते हैं। H2O रिवर्सिबल रिएक्शन, H आयन प्लस OH आयन। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मीन्स दैट रिएक्शन which proceeds forward as well as backward direction. The reaction is reversible but an equilibrium is maintained. लेकिन equilibrium इसमें कायम हो जाता है। At 25 degree centigrade, the concentration of each of the H ion and OH ions in pure water is 7 raised to the power minus 7 mole per liter। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H आयन की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन जो है वो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 मोल पर लीटर होती है, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन ये बहुत ही कम मिकदार में H आयन और OH आयन की रिएक्शंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। The H ion and OH ion affect and take part in many of the reactions that occur in the cell। ये दोनों H ion और OH ion रिएक्शंस में हिस्सा भी लेते हैं और इन रिएक्शंस पर असर भी डालते हैं। यानी कहीं H ions पैदा हो रहे होते हैं और कहीं H ion कंज्यूम हो रहे होते हैं। इसी तरीके से कहीं OH ion पैदा हो रहे होते हैं और कहीं OH ion इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कहीं पानी टूट रहा होता है, कहीं पानी बन रहा होता है।
क्वेश्चन नंबर 7, गिव परसेंटेज ऑफ वाटर इन ऑर्गेनिजम्स एंड टिश्यूज। ऑर्गेनिजम्स और टिश्यूज में पानी की परसेंटेज क्या है? आंसर, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तमाम जानदारों में पानी एक बहुत ज्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है। इट वेरीज फ्रॉम 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये मुख्तलिफ जानदारों में 65 से 89% तक मौजूद होता है। ह्यूमन टिश्यूज कंटेन अबाउट 20% वाटर इन बोन सेल्स। इंसानी टिश्यूज के अंदर बोन सेल्स में 20% पानी होता है और ब्रेन सेल्स में 85% पानी होता है। जिन टिश्यूज में बायोकेमिकल रिएक्शंस ज्यादा हो रहे होते हैं वहां पानी की मिकदार ज्यादा होती है, और ऐसे टिश्यूज जहां बायोकेमिकल रिएक्शंस कम हो रहे होते हैं वहां पानी की कंसंट्रेशन कम होती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी एनर्जी दरकार होती है? यानी फोटोसिंथेसिस में 10 ग्राम ग्लूकोज जब पौधे तैयार करते हैं तो उसके लिए कितनी एनर्जी दरकार होती है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 717.6 किलो कैलोरी ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज्ड। 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए 717.6 किलो कैलोरी सूरज की तवानाई जरूरत होती है। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये एनर्जी जो है ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर हो जाती है एज केमिकल एनर्जी, बतौर केमिकल एनर्जी के, एंड बिकम्स अवेलेबल इन ऑल ऑर्गेनिज्म। और तमाम जानदारों को बवक्त जरूरत ये एनर्जी अवेलेबल होती है। व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी, जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज होता है, यानी जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं तो ग्लूकोज से एनर्जी पैदा होती है, और ये एनर्जी जानदार की मुख्तलिफ एक्टिविटीज में काम आती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। पानी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन से क्या मुराद है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन से मुराद ऐसी हीट एनर्जी जो पानी की खास मिकदार को गैस में कन्वर्ट होने के लिए इस्तेमाल होती है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपोराइज्ड। यानी 1 ग्राम पानी को उसके वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी कैलोरीज एनर्जी जज्ब होती है वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, पानी की स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन 571 किलो कैलोरी पर केजी है। यानी 1 किलोग्राम को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए 574 किलो कैलोरी हीट की जरूरत होगी। विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ये ऑक्सीडेशन के जरिए जो हीट पैदा होती है उसको रेगुलेट करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ फैटी एसिड्स ऑफ एनिमल्स डिफर फ्रॉम प्लांट्स रिगार्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से एनिमल्स और पौधों के फैटी एसिड्स में क्या फर्क है? आंसर, इन एनिमल्स फैटी एसिड्स आर स्ट्रेट चेन। जानवरों के अंदर फैटी एसिड्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन्स में होते हैं, वाइल इन प्लांट्स, जबकि पौधों में दीज में बी ब्रांच्ड आर रिंग्ड। ये फैटी एसिड्स पौधों में या तो ब्रांच्ड होते हैं या तो फिर रिंग शेप में होते हैं। थैंक यू वेरी मच।